गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक का पाठ संख्या 11 ईदगाह, जिसके लेखक है प्रेमचंद। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। सब बच्चे मेले गए हैं और मेले से जब वापस आ रहे हैं तो उसका परिदृश्य आप देख रहे हो। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। ये 11 बजते ही वह सब मेले से घर आ गए हैं। मेले वाले आ गए, सब बच्चे ऐसे चिल्लाते हुए भागे। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे, यानी देवताओं के लोग स्वर्ग सिधार गए वो। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। अब मोहसिन का बिस्ती स्वर्गलोक पधार गया है। अब देखिए नूरे के वकील का अंत कैसे हो रहा है। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। प्रतिष्ठा के अनुकूल यानी उनकी इज्जत के अनुसार ही बड़ा गौरवमय तरीके से इनका अंत होता है। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो रखना ही होगा। तो दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, यानी 2 खूंटियाँ लग गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, लकड़ी की पट्टी रखी गई और उस पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया और उसके ऊपर कागज़ बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे, यानी बैठे। नूरे उन्हें पंखा झलना शुरू किया, यानी नूरे ने उसे पंखा से हवा देना शुरू किया। अब वो कह रही है कि अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं। खस एक सुगंधित पौधा होता है जिससे उसकी सूखी लकड़ियों से पर्दे बनते हैं, जिससे हवा ठंडी आती है, गर्मी उनसे कम लगती है। तो ये कह रहे हैं अदालतों में तो खस के वो पर्दे थे और बिजली के पंखे भी रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्यु लोग आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। माटी का चोला माटी में मिल जाना यानी बर्बाद या नष्ट हो जाना। यह एक मुहावरा है, माटी में मिल जाना। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई, यानी कचरे पर डाल दी गई। अब यहाँ महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों चले, वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोड़ने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और अपनी एक टांग में विकार आ जाता है, यानी उसकी एक टांग खराब हो जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर हैं। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है, यानी तुरंत जोड़ सकता है। केवल गुल्लर का दूध चाहिए, गुल्लर का दूध आता है। टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई, यानी जो चिकित्सा की जो क्रिया की थी उसने वो असफल हो गई। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है, एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया जा गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। बाट जो तोड़ने वाला होता है ना, कह रहे हैं कि अब उसके पैर है नहीं तो वो तो सन्यासी बन गया है, भले उससे बाट का काम भी लिया जा सकता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी
और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली यानी उसे बड़ा दुख हुआ कि इस बच्चे ने पूरी दोपहर हुई 11 बजे तक कुछ नहीं खाया और मेरे लिए वहाँ पे इसको चिंता रही और जो मेरे लिए चिमटा लेके आया है। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का कि दोपहर हुआ कुछ खाया न कुछ पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना, इसलिए मैंने उसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता। प्रगल्भ यानी वाचाल, यानी जो बातों के द्वारा अपने प्यार को जाहिर करे, स्नेह को जाहिर करे, ऐसा प्यार नहीं था। वो अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता, ऐसा नहीं था। यह मूक प्रेम था, मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे कैसे जब्त यानी सहन, इतना इसने कैसे सहन कर लिया कि बच्चे खिलौने ले रहे तो इसका भी तो मन हुआ होगा, लेकिन उसे वहाँ पे मेरी चिंता लगी रही। वहाँ भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, यानी प्रसन्न हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई और वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? दादी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर भी उसे मन में बड़ा विचार आया कि मेरे बच्चे ने बड़े विवेक से काम लिया है, इतना त्याग किया है इसने। ये तीनों इसके गुण हैं, त्याग, सद्भाव और विवेक। अब इसके कठिन शब्दार्थ, जीवन परिचय और पाठ परिचय आपने कर लिया है। अब इसके प्रश्नोत्तर देखिए। जो प्रश्नोत्तर आप कर सकते हो वो कर लीजिए। प्रेमचंद के पहले कहानी संग्रह का नाम बताइए। मैंने बताया था सोजे वतन। दुकानदार ने हामिद को पहली बार चिमटे की कीमत बताई थी, इस पर भी मैंने आपको अंडरलाइन करवाई थी, 6 पैसे। हामिद की दादी का क्या नाम था? अमीना। हामिद ने चिमटा कितने पैसे का ख़रीदा? 3 पैसे का। महमूद ने कौन सा खिलौना ख़रीदा? महमूद ने सिपाही ख़रीदा था। ईद किस महीने में आती है? ईद रमज़ान के महीने में आती है। ईदगाह किस लेखक की रचना है? ईदगाह प्रेमचंद की है। हामिद के चरित्र की कोई विशेषताएं जो मैंने बताया, सद्भाव, विवेकी, त्यागी, ये सब ठीक है। तो ये सब आपको मैं प्रश्नोत्तर अभी PDF भेज रही हूँ। धन्यवाद।